नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, शब्बा खैर। सारे लोग कैसे कैसे हैं? आई होप खैर आप बना रहे हो अपनी। यस, ओके। तो हमारा कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, चैप्टर शीत युद्ध, शीत युद्ध का दौर। एक्चुअली शीत दौर का युद्ध बोल रहा था मैं, शीत युद्ध का दौर। ठीक है जी। तो हमने ऑलरेडी ये चैप्टर चैलेंज टू बाइपोलैरिटी से पहले कर लिया था। आइडियाज ऑफ द कोल्ड वॉर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, एमरजेंसी ऑफ टू पावर ब्लॉक्स भी डिस्कस कर लिए थे। आज हमें चैलेंज टू बाइपोलैरिटी से पढ़ना है पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे आ जाइए, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। और एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पॉल साइंस में बुक में, दोनों बुक में काफ़ी अपडेशन हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कटा कुटा है, नई बुक जितनी भी आई है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा अपडेट हो रखा है। तो जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ, पिछले साल भी ख़रीदनी पड़ गई थी मुझे, इस साल फिर दोबारा ख़रीदी है मैंने। दिसंबर 2019 का प्रिंट है। ठीक है, तो ये प्लीज़ याद रखिएगा, दिसंबर 2019 का यहाँ लिखा होता है कुछ कुछ। ठीक है, तो इसमें मैंने वही मैं कंपेयर कर रहा था, तो अभी आपको दिख भी जाएगा। लेट्स सी, हम पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ। ओके जी। तो दिसंबर 2019 है बुक, अभी पता चल जाएगा कहाँ लिखा हुआ है। चलो, तो चैलेंज टू बाइपोलैरिटी जो है ये हमारा नया टॉपिक है। बेसिकली इसमें इन्होंने क्या बताया है, मेरा कैमरा दूर जा रहा है मुझसे, तो चैलेंज टू बाइपोलैरिटी हमारा न्यू टॉपिक है। इसमें बेसिकली क्या था ये बताया हुआ है कि जैसे अभी हमने फ़िलहाल ये पढ़ा था कि दो सुपर पावर्स हमारे सामने आई थी। ठीक है, यूएसए थी और यूएसएसआर थी, और इन्होंने जो है 1945 ऑनवर्ड्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई थी, तो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया, पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया दो अलायंसेस के बीच में, नाटो एंड वॉर्सो। नाटो जो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, वॉर्सो यूएसएसआर का था, नाटो अमेरिका का था। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे करी थी। और लेटर ऑन जैसे क्या हुआ था, लगभग 1950s के एंड में, 60s के आसपास जो एक नया डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिला, दैट इज़ नैम का डेवलपमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। और इसमें ये बताया कि ये बोला गया कि जो लोग नाटो एंड वॉर्सो को नहीं ज्वाइन करना चाहते, आप हमें ज्वाइन करो। स्पेसिफिकली ये भी बोला गया कि जितनी भी न्यूली डीकॉलोनाइज कंट्रीज़ थी, उन लोगों को ये अपने जो है नैम की डेवलपमेंट में लेकर आ रहे थे, और इनको बोला गया ये चीज़। और इनफैक्ट नैम की जितने भी मेंबर्स थे, ये नैम का जो भी इनिशिएटिव था, इन्होंने जो है काफ़ी हद तक एक काम किया कि जहाँ पे कोल्ड वॉर टेंशन या अरीनाज थे, या दो कंट्रीज़ के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में कहीं पे भी लड़ाई हो रही है, उसको भी ख़त्म कराने की जो है कोशिश यहाँ पे करी गई है। ठीक है, तो ये टॉपिक चैलेंज टू बाइपोलैरिटी है। इससे पहले हम देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड में देख लोगे, फाउंडर फिगर्स ऑफ नैम, होसेफ ब्रोज टीटो, यूगोस्लाविया, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग मैप में आया हुआ है, लीडर्स के नाम लिखने को आ जाते हैं। यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू फाउंडर मेंबर थे। इंडिया के लेफ्ट राइट साइड पे देखोगे, पेज नंबर 11 पे फाउंडर फिगर दिए हुए, गामिल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट, सुकारनो ऑफ इंडोनेशिया, एंड नेक्स्ट पेज 12 पे आपको क्वामे नुक्रमाह के बारे में दिया हुआ है, जो कि घाना के प्राइम मिनिस्टर होते थे। ठीक है, घाना की जगह से ये लोग आए थे। तो चैलेंज टू बाइपोलैरिटी व्हाट इट एक्सप्लेन्स दैट, जैसे मैंने ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया आपको कि कोल्ड वॉर ने दो राइवल अलायंसेस थे, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया था, नाटो एंड वॉर्सो। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और इनफैक्ट इसी में ये जो है देखने को मिला था कि लेटर ऑन आपको एक डेवलपमेंट देखने को मिलती है 50s ऑनवर्ड्स की एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज जो है नीलू डी कॉलोनाइज, यानी ब्रिटिशर्स जो जैसे जो कॉलोनाइज इनको किया हुआ था, इनके चंगुल से ये बाहर आ रहे थे। ठीक है, और इनको जो है थर्ड ऑप्शन मिला कि नॉट टू ज्वाइन ईदर अलायंस। ठीक है, आप नाटो भी ज्वाइन मत करो, आप वॉर्सो भी ज्वाइन मत करो। ठीक है, आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आप नॉन अलाइंड रह सकते हो। ठीक है, किसी के साथ ना। तो रूट्स ऑफ नाम की अगर हम लोग बात करें, ये पहले कहाँ जाती है, पीछे की इसकी शुरुआत है यूगोस्लाविया के होसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गामिल अब्दुल नसीर। इनकी एक मीटिंग हुई थी 1956 में, तब से इनकी दोस्ती यारी सेटिंग वेटिंग हो गई थोड़ी सी, और इन लोगों में थोड़ा सा प्यार बढ़ा, तो बोलते चलिए हम नाम बनाते हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने नाम बनाया, ये चीज़ करेंगे। इंडोनेशिया के सुकारनो ने और घाना के क्वामे नुक्रमाह ने इनको लेटर ऑन ज्वाइन किया। ये 5 फाउंडर मेंबर्स नाम के जाने गए। 1 और 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, लिखने को मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है, कंट्रीज़ को ये मार्क करने के लिए भी आया था मैप में। अब थोड़ा सा कम कवर होता है।
ठीक है जी। फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट की मीटिंग हुई थी बेलग्रेड 1961 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर ये आ जाता है। एंड इसमें 3 फैक्टर्स के ऊपर काम किया गया। पहले तो उन्होंने बोला ये जो 5 कंट्रीज है जो फाउंडर मेंबर्स है इनमें कोऑपरेशन बना रहे, कोल्ड वॉर टेंशन और वाइडनिंग एरिना है उसको थोड़ा सा कंटेन करके चला जाए, थोड़ा सा ख़त्म किया जाए। और लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, जितनी भी न्यूली डीकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज थी उनको इंटरनेशनल एरिना में उनको अपने पास लेकर आए। एंड कहते हैं 1960s में 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स थे जो कि यूएन में फिर भी आ चुके थे, यूएन में भी आ चुके थे। ठीक है, फर्स्ट समिट जो हुआ ये 25 मेंबर स्टेट्स ने अटेंड किया था। ओवर द ईयर्स इन्होंने बोला ओवर द ईयर्स इन्होंने बोला कि नैम का जो है लीडरशिप एक्सटेंड हो चुका है। लेटेस्ट मीटिंग, अब ये डिफरेंट है, यहाँ पे आपकी पुरानी बुक होगी तो ये शायद डेटा नहीं है। लेटेस्ट मीटिंग 17 समिट हुआ था वेनेजुएला में 2016 में। अगर किसी की बुक में नहीं है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। लेटेस्ट मीटिंग दैट इज़ 17 समिट हुआ है वेनेजुएला इन 2016, जिसमें 120 मेंबर स्टेट्स एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। 120 मेंबर स्टेट्स एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज। ठीक है, अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यहाँ से आप मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक्चुअली। ठीक है जी। अब बेसिकली जो नैम था ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था, नैम एक्चुअली एक इंटरनेशनल मूवमेंट भी था, यहाँ पे लिखा हुआ है। और नैम जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट था, दोनों चीज़ें। तो कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है तो कृपया ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। नैम जो है एक इंटरनेशनल मूवमेंट भी था, क्योंकि क्यों था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा था। इट वाज जो है जितनी भी न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज थी दे हैव बीन गिवन ऑप्शन एट दैट टाइम कि आप जो है नॉन अलाइन हो सकते हो, किसी को भी ज्वाइन ना करें, नाटो या वॉर्सो को। एंड ये नाम जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट था। क्यों था, क्योंकि इंडिया ने बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ डील करने का जो एजेंडा बनाया वो ये था कि नॉन अलाइंड रहेंगे, ना तो किसी को ज्वाइन करेंगे ना करने देंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बताई थी। तो यही हुआ। नॉन अलाइंड मूवमेंट एक पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट था, वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम और इंटरेस्ट इसको ज्वाइन किया। ये मूवमेंट लेस होमोजीनियस हो गया और इसको एक्चुअली में क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा रहा था ये क्या है। इंक्रीजिंगली लोगों ने ये पहचाना कि नैम वॉज ईजियर टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट वॉज नॉट। ठीक है, जो पहचान थी उसके परे होकर लोगों ने इसको जानना शुरू किया। एंड एक तो चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर थी जो कि इन्होंने लिखा हुआ, इट वॉज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप कोई इनिशिएटिव लेते हो, लेटर ऑन जा जाके आगे इनिशिएटिव कई बार बदल जाता है। ठीक है, तो लोगों को महसूस होता है यार ये तो ये मुद्दा लेके आया था, ये मुद्दा ही चेंज कर दिया उन्होंने। तो नैम ने भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला, वो आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है आप आते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे आपका आता है कि जो नैम की पॉलिसी थी, इट वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेज शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। ये 4 मार्कर का आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि नैम की जो भी दोनों पॉलिसीज थी ये आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी नहीं थी और ये न्यूट्रलिटी की पॉलिसी नहीं थी। 4 मार्कर का क्वेश्चन है, 2 पैराग्राफ्स है इसके आगे, वही आपको एज इट इज आंसर में लिखने होते हैं। ऑलरेडी इसके वैसे नोट्स बने हुए हैं तो वहाँ से आप फॉलो थ्रू कर सकते हैं। तो कहते हैं आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या होता है, अकेला रहना। ठीक है, कि आप जो है सब सारे वर्ल्ड अफेयर से आप परे होकर चल रहे हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्चुअली में नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि इंटरनेशनल अरीना में नॉन अलाइंड और जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी इन्होंने इंटरनेशनल अरीना में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करी है। ठीक है, सारे मुद्दों को डिस्कस किया है। एट द सेम टाइम न्यूट्रलिटी भी नहीं है। न्यूट्रलिटी का मतलब वैसे न्यूट्रल होना क्या है, बीच का रास्ता निकालना। ठीक है, बट न्यूट्रलिटी का एक्चुअल मीनिंग जो यहाँ पे बताया हुआ है, इट इज़ टू प्रिंसिपली स्टेइंग आउट ऑफ द वॉर। ठीक है, कि किसी भी सिचुएशन में आप जो है वॉर की सिचुएशन से बाहर हो, वॉर में नहीं जाओगे। बट ऐसा भी नहीं हुआ। इंडिया और बाकी सारी मेंबर कंट्रीज़ जो है कई इंस्टेंसेस में 60s ऑनवर्ड जो है, इवन 60s के एरा में ही इंडिया 3 बार वॉर में चली गई थी। ठीक है, और बाकी सारी कंट्रीज़ भी वॉर में रही, तो ये भी एक एक्चुअली में फुलफिल नहीं कर पाए। तो वी कैन से दैट नैम वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिस्ट एंड नैम वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं। तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म since isolationism means remaining aloof from world affairs, अकेला रहना. Isolationism sums up on the foreign policy of the US from the American War of Independence in 1787 up to the beginning of the First World War. In comparison, the non-aligned countries including India played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability. तो इन्होंने NATO और वॉर्सो की जो है उंगली करी है. इन्होंने बोला है कि भाई साहब अब ज़रा लड़ाई झगड़ा ना करें, ज़रा शांत होकर बैठे, और जितने भी जैसे कई कई ब्लॉक्स में इनके मेंबर्स होते थे उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी या काम डाउन करने की कोशिश करेगी. इनका स्ट्रेंथ
किसके ऊपर बेस्ड है? इट वॉज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू सुपर पावर्स टू ब्रिंग देम इनटू द अलायंस। तो ऑब्वियसली इसमें क्या बोला गया कि सुपर पावर्स ने इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि अपने अलायंस में लेकर आए, ठीक है, इकट्ठा कर ले, बट नाम की जितनी भी कंट्रीज और नाम के लोग थे वो कभी भी जो है इनके साथ नहीं, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे माने जाते थे। दूसरी बात इन्होंने बोली, नाम जो है न्यूट्रलिटी के ऊपर भी नहीं था। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आप वॉर में नहीं जाते। कहते हैं स्टेट्स जो प्रैक्टिस कर रही होती है न्यूट्रलिटी, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड अ वॉर, ठीक है, वो ये कोशिश नहीं करते कि या कोशिश कर भी रहे होते कि हम वॉर को किसी तरीके से रोकें, बट ऐसा नहीं किया जाता। दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन वॉर, दे डू नॉट टेक एनी पोजीशन ऑन द अप्रोप्रिएटनेस और मोरालिटी ऑफ द वॉर। तो ऐसे स्टेट्स क्या कहते हैं, वॉर सही है या गलत है, हम उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, है ना, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम उसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कहते हैं नॉन अलाइन स्टेट्स, जो इस टाइम पे बात हो रही थी, including India, were actually involved in the wars for various reasons. They also worked to prevent war between others and trying to end wars that had broken out. ठीक है, तो इन्होंने प्रिवेंशन का भी काम किया और कहीं पे अगर वॉर ब्रोक आउट हो गई है तो उसको रोकने की भी कोशिश यहाँ पे करी गई है। इनफैक्ट खुद ही इंडिया 3 बार वॉर में आ गया था, है ना, 62 का था, 65 का था, 71 का था, इस टाइम पे लड़ाई झगड़े हुए थे, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो दिस वॉज चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। नाम के फाउंडर मेंबर्स, कल्मिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स, आपके 2 और 4 मार्कर का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अभी बताया। बेलग्रेड का समिट 1 मार्कर का क्वेश्चन है एंड आइसोलेशनिज्म न्यूट्रलिटी जो है आपका 4 मार्कर का क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। अब बात आती है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। हिट क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं आता है 6 मार्कर का, तो ये क्वेश्चन कवर हो जाता है, चॉइस में भी आ जाता है। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा पूरा लिखना होता है, ये वाला 4 मार्कर में भी आता है तो भी पूरा लिखना होता है। या इसमें आपसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पूछे या फिर UNCTAD की डेवलपमेंट पूछे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो एक्चुअली में यही सारा आपको कहानी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो कि इन्होंने यहाँ पे बताई है। अब जो कि ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया था कि नाम को किसी दूसरे पर्पस से जाना जा रहा था, तो वो एक्चुअली में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था। शुरुआत भी थी, पहले से भी चेंजेस हमें देखने को मिले थे। कहते हैं नॉन अलाइन कंट्रीज जितनी भी थी ये सारे मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी की सुलह करा रहे हैं, किसी का जो हेल्प कर रहे हैं, ये सब करने जा रहे थे। एंड इनको चैलेंज क्या था, ये सारी कंट्रीज थी लीस्ट डेवलप कंट्रीज, LDCs बुलाया जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि 1-1 मार्कर आया हुआ है। LDC की फुल फॉर्म कहती है या 1-2 मार्कर में आपसे पूछ लेते हैं LDCs किसको बुलाया जाता था। तो LDCs उनको बुलाया जाता था जो कि नाम की कंट्रीज थी, उनके मेंबर्स थे, LDCs थे। क्यों थे? क्योंकि ये डेवलप नहीं थे, अंडर डेवलप थे, इनको इकोनॉमिकली डेवलप करना था, गरीबी से बाहर निकालना था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नई कंट्रीज़ के लिए वैसे भी एसेंशियल था। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा बुरा थे, इन लोगों के भी हालात जो कि न्यूली डिकॉलोनाइज थे और ज़्यादा बुरे थे। कहते हैं बिना सस्टेन डेवलपमेंट के एक्चुअली में कंट्री फ्री नहीं कहलाती, क्योंकि एनी हाउ अगर आप फ्री नहीं, अगर आपकी डेवलपमेंट नहीं है तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो आप फंड मांगोगे, एड मांगोगे, तो एक्चुअली में आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो वो अपने हिसाब से आपकी पॉलिसी करवाएंगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम यहाँ पे हो जाता है। तो उनको रिचर कंट्रीज़ के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहना पड़ता और शायद पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो अचीव नहीं कर पाते, ये एक उनको दिक्कत देखने को मिलती है। तो कहते हैं इसीलिए एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बना, ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ट्रेड ऑन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट हुआ था, UNCTAD मार्क कर लीजिएगा, 1 मार्कर है, 1972 का था। फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इन्होंने बोला था कि नई ट्रेड पॉलिसी हम डेवलपमेंट की तरफ बनाते हैं। रिपोर्ट ने प्रपोज किया था कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। 4 रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई थी। जितनी भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको अपने नेचुरल रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल लेना है, और क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ उनके रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट कर रही थी, तो उनको बोला गया इनको कंट्रोल दिया जाए, ये कंट्रोल लेके चलेंगे तो शायद एक्सप्लॉइटेशन इतनी ज़्यादा ना हो। फिर कहते हैं वेस्टर्न मार्केट्स का LDCs को एक्सेस दिया जाए, क्योंकि जब सारे लोग वेस्टर्न मार्केट में बेच रहे हैं तो LDCs क्यों ना बेचे, तो LDCs को भी दिया जाए ताकि वहाँ जाके बेचे और इनको भी बेनिफिट मिले। थर्ड इन्होंने बोला वेस्टर्न कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करते हो, बेसिकली बार बार वेस्टर्न का रेफरेंस इसलिए दिया जाता था, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका को बहुत ज़्यादा रेफरेंस किया जाता है वेस्टर्न से, तो उन्होंने बोला एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ इनका जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है कम होना चाहिए। कम होएगा तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो ऑब्वियसली ट्रेड बढ़ेगा और प्रॉस्परस होगी कंट्री। एंड फोर्थ इन्होंने बोला कि LDCs को इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ग्रेटर इकोनॉमिक रोल जो है दिया जाए, जैसे हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड बैंक था, इन सब में जो है इनका ग्रेटर से हो, इनकी रिकॉग्निशन हो, तो ये सब चीज़ें करी जाए। तो ये 4 रिफॉर्म्स करे गए, तो ये तो सजेस्टिव थे।
और ग्रेजुअली इन्होंने बोला कि नॉन अलाइनमेंट का नेचर जो है वो चेंज होकर इकोनॉमिक हो गया। तो आप तो आए थे मदद ले, आप तो आए थे ये बोलने के लिए कि भैया ना जाना है इधर, ना जाना है उधर, आप रहिए हमारे साथ बीच में एकदम, ठीक है, नॉन अलाइंड रह के। आपने एकदम से मुद्दा चेंज कर दिया, जो कि ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया कि आप जो है हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये इन्होंने बात बोली कि भैया हम तो बहुत गरीब हैं, ठीक है, हमारे माँ बाप हमें गरीब जन्म दिए तो हम यहाँ पे रह गए हैं, तो इस तरीके से। तो एनी हाउ ये सब चलता रहा। तो कहते हैं 1961 में जब पहला समिट हुआ था तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इकोनॉमिक इश्यूज़ इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। 1970s तक आते आते इनके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। कहते हैं नैम जो है इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बना। लेट 1980s तक आते आते नैम का इनिशिएटिव जो है न्यू वो फेल हो गया, क्योंकि डेवलप कंट्रीज जो है यूनाइटेड थी, ऑपोजिशन वहाँ से फेस करने को मिला, और एलडीसीज ऑब्वियसली इतना ज़्यादा यूनाइटेड नहीं थी, डेवलप नहीं थी, तो ये जो है ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव ही नहीं कर पाए, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये सारा आपका था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूजली आता है 6 मार्क्स में। ये पूरी राम कहानी आपको लिखनी होती है, ठीक है। अगर लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो उसको क्रिटिसिज्म है या लिमिटेशन दी हुई है, तो कभी आपको स्पेसिफिक पूछ ले तो आप यहाँ से लिमिटेशन उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। न्यू का इनिशिएटिव क्यों फेल हुआ, ठीक है जी, ओके। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो। दिल्ली से समझ आ गई? एनीवन? ओके, चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई एनीवन नहीं है हमारा। हाँ जी, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, बट इसमें एक्चुअली लास्ट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं, क्योंकि कंक्लूसिव की तरफ हम लोग बढ़ रहे होते हैं। तो आप देखोगे इसमें लगभग 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कवर होते हैं यहाँ से, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और इसको मार्क करते चलेगा जिन्होंने मार्क नहीं किया हुआ है। वैसे तो नोट्स मैंने दिया हुआ है, स्टिल बुक में रहेगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। तो इंडिया एंड द कोल्ड वॉर का बताया हुआ है यहाँ पे। और मैंने आपको पहले अभी बता दिया कि इंडिया जो थी, जो नैम था उसका फॉरेन पॉलिसी थी, और नैम जो है वो इंटरनेशनल मूवमेंट भी था, दोनों चीज़ें थी यहाँ पे। तो कहते हैं इंडिया का क्या रिस्पांस रहा था कोल्ड वॉर को लेकर। तो आप बोलोगे सर ये तो बात पीछे अभी पता चल गई, इंडिया का रिस्पांस कोल्ड वॉर को लेकर क्या था कि भैया नैम अगर हमने बनाया है, जितनी भी न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्री है वो हमारे पास आ जाए, इधर उधर ना जाए, ठीक है, और हम इनकी मदद करेंगे, या कोई कलेश वलेश चल रहा है इनका वो भी निपटारा हम लोग कर देंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला एज अ लीडर ऑफ नैम इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर वॉज ए 2-4। तो ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था कोल्ड वॉर को। पहला इन्होंने बताया इट टुक पर्टिकुलर केन इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द 2 अलायंसेज। तो इन्होंने नाटो को ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने वॉर्सो को ज्वाइन नहीं किया कि भाई साहब आप बुला रहे हैं, हम तो नहीं आएंगे आपके पास, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ पे नहीं गए। सेकेंड उन्होंने बोला कि जितनी भी न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्री थी उनके लिए इन्होंने वॉइस रेस करी कि भाई साहब, भाई और बहनों, कृपया करके हमारे पाले में आ जाइए, दूसरों के पालों में जाओगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे, ठीक है। तो नाटो और वॉर्सो इन्होंने एनकरेज ही नहीं किया आप उसको ज्वाइन करें, आप करें सिर्फ नैम को ज्वाइन, ठीक है, ये चीज़ बोली। ये जब 2 मार्कर का क्वेश्चन आएगा तो इतना ही लिखना है। जब ये 4 मार्कर का आएगा तो ये 2 पैराग्राफ आप नीचे के इसको ऐड कर देते हो। कहते हैं इंडिया की पॉलिसी ना तो नीदर नेगेटिव थी ना पैसिव थी नॉर पैसिव थी। ये भी अलग से क्वेश्चन आता है सेम स्टेटमेंट का कि इंडिया की पॉलिसी नीदर नेगेटिव नॉर पैसिव कैसे थी। 4 मार्कर का आता है, 2 पैराग्राफ इसके नीचे वाले यही एज इट इज़ लिखने। तो आप इसको थोड़ा सा, इसका कनेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। नीदर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो यानी पॉजिटिव है, नॉर पैसिव, पैसिव नहीं है यानी एक्टिव है, ठीक है। तो यानी आप हम क्या कह सकते हैं, इंडिया की पॉलिसी जो कि नैम की थी वो पॉजिटिव थी और एक्टिव अप्रोच थी। क्या एक्चुअली में थी ऐसी? ध्यान से सुनिए, अंदर झांकिए अपने। क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था कि एक्टिव और पैसिव है कुछ? आहो, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं, वैसे पॉजिटिव और एक्टिव। तो एक्चुअली में थी पॉजिटिव एक्टिव। क्यों? क्योंकि नॉन अलाइनमेंट एक इंटरनेशनल मूवमेंट था। और दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि दूसरी के साथ इन्होंने इंटरनेशनल मूवमेंट की, नैम की ये जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी थी। तो इन्होंने एक्टिव अप्रोच बनाई, न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्रीज़ के साथ मिलजुल कर काम किया, हेल्प करी और सबकी मदद भी करी, ठीक है। और जिन जिन लोग जो थे उनको ये भी मना किया कि आप किसी को ज्वाइन भी ना करो। यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहते हैं नेहरू ने रिमाइंड कराया पूरे वर्ल्ड को, नॉन अलाइनमेंट जो है भागने वाली पॉलिसी नहीं है, हम भाग के कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इससे क्या पता चलता है, अगर आप पीछे आपने आइसोलेशनिस्ट पढ़ा है तो आइसोलेशन में वो एक्चुअली में भाग नहीं रहे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड भाग नहीं रहे, इट्स नॉट अ पॉलिसी ऑफ लीविंग अवे, ठीक है, ये चीज़ बताए। ऑन द कॉन्ट्ररी
इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरी। तो इसने टाइम टू टाइम इंडिया ने जो है कोल्ड वॉर के लड़ाई झगड़ों को खत्म कराया। इंडिया ने डिफरेंसेस भी जो थे अलायंसेस के बीच में उसको भी खत्म कराने की कोशिश करी, और जहाँ पे कई ऐसी सिचुएशन थी कि फुल स्केल वॉर, हॉट वॉर हो सकती है, उसको भी रोकने की कोशिश करी गई। इंडियन डिप्लोमेट्स और लीडर्स थे, इन्होंने कोरिया वॉर क्राइसिस को भी जो है, कोरिया क्राइसिस को भी कंटेन कराने की कोशिश करी थी, ठीक है, कि एस्केलेट ना हो जाए, हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। ये चीज़ थी। सेकेंड, उन्होंने बोला कि इंडिया, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया चोज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड ग्रुप इन दिस मिशन। तो बाकी लोगों को भी इन्होंने इकट्ठा कर लिया कि हम चलेंगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो इनके खुशी के गीत तो नाम के ही थे। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रिपीटेडली ट्राई टू एक्टिवेट दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड विच वर नॉट पार्ट ऑफ द अलायंसेज लेड बाय द यूएस एंड यूएसएस। तो ये भी देखो एक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच होगी कि एक्टिवली उन्होंने काम किया। वो लोग जो लोग नाटो को ज्वाइन करके नहीं बैठे थे, वो लोग जो वॉर्सो को ज्वाइन करके नहीं बैठे थे, उनको लोगों को जगाया गया और बोला कि जागो मोहन प्यारे, यहाँ तुलिका को नींद आ रही है थोड़ी सी, तो मैंने जागो मोहन प्यारे, आपको जो है नैम ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आपको लोटस सर्कल ज्वाइन करना है, थोड़ा सा प्रमोशन भी करना चाहिए। तो ये इन्होंने बोला, एंड साथ के साथ कोऑपरेट भी किया गया। साथ के साथ इन्होंने क्या किया, एंड तो नहीं कर पाए कोल्ड वॉर, बट सॉफ्टन अप ज़रूर कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर मेरी फॉर एग्जांपल लड़ाई चल रही है मुस्कान से, तो मुस्कान मुझे सामने दिख रही है, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ऐसे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई मीडिएशन का काम कर सकता है। ख़त्म नहीं होगी, मैं मुस्कान के साथ मार्च तक, अप्रैल तक लड़ूंगा, क्योंकि हमारे बोर्ड्स के पेपर दिलवाने हैं, बट उसमें कोई मीडिएशन का काम कर सकता है कि भैया स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, सर ने तो ऐसे ही करना है, टेस्ट लेने हैं, ठीक है। तो ये सब काम हो सकते हैं। ऐसे ही कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने काम किया था कि सॉफ्टन अप करा दी थी। एंड तो नहीं हुए, एंड कोल्ड वॉर कब हुआ था, 1991 में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है जी। ये चीज़ बताएगी। तो ये जो 4 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, नीदर नेगेटिव नॉर पैसिव, तो आपको ये 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं, ठीक है। ये बताया 2 रिस्पॉन्स ऑफ कोल्ड वॉर, 2 मार्कर वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, तो इन्होंने बोला कि नॉन अलाइनमेंट, लोग कहते थे कि एक नोबल इंटरनेशनल कॉज है, तो बोले बड़ा भला मानुस है इंडिया और बाकी सारे मेंबर्स, और ये अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। लोगों ने, जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने क्या बोला, इंडिया का डायरेक्टली अपना इंटरेस्ट सर्व हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली, ठीक है, 2 तरीके से। तो ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, हाउ इंडियाज इंटरेस्ट हैव बीन सर्व। पहला इन्होंने बोला, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टांसेस दैट सर्व्ड इट इंटरेस्ट रादर देन इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर एंड देयर एलाइज। आप ये देखो, इमेजिन करो, एक ऐसा देश जो भी 1947 में, जस्ट 2 साल बाद कोल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस मिली है, एंड अचानक से एक ऐसा डिसीजन लेता है कि हम नैम बनाएंगे, और इंटरनेशनल अरीना में टेक पार्ट करना शुरू हो जाता है, रिकॉग्निशन हो जाती है। तो लोगों को ये महसूस हो रहा है, ये तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है, अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। तो कहते हैं, लोगों ने ये बोला कि इंडिया ने अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया है, सुपर पावर तो जो कर रही थी वो तो कर ही रही थी, ठीक है जी। सेकेंड, इन्होंने बोला, इंडिया का जुगाड़ू मेथड बड़ा काम आया कि इट वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस ओवर सुपर पावर अगेंस्ट वन अनदर। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर, इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। तो यूएसएसआर ने प्रेशर बनाया, यूएसए के साथ हो गए, यूएसए ने बनाया, यूएसएसआर के साथ हो गए। नीदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुली। तो किसी ने भी इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, ठीक है जी। तो इंडिया एक ऐसी गर्लफ्रेंड थी, उसको किसी ने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, ठीक है जी, और बुली भी नहीं कर पाए। नहीं तो गर्लफ्रेंड हमारी नाराज़ हो जाती है, तो देखो क्या कर सकती है, इधर उधर जा सकती है। एनीवे, तो ये उन्होंने यहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट को बताया। 2 मार्कर का क्वेश्चन है, ये आता है तो इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। अब फिर क्वेश्चन चेंज होता है, हालांकि एक टॉपिक का ही पार्ट है। अब ये बोला गया कि आप नॉन अलाइनमेंट वाले भाई साहब जी, आपने जो मर्जी किया हो गया, अब हम आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ भी किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले 2 क्रिटिसिज्म आए। 2 मार्कर का क्वेश्चन भी आता है, ये 4 मार्कर का भी आता है। लिखना इतना ही है, जो 2 बुलेट्स दिए हुए हैं बस, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट को क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया, कहते जितना भी नोबल काम किया हो आपने, जो भी किया हो, सॉफ्टन अप कराई हो, जैसा मर्जी किया हो, बट आपको क्रिटिसाइज़ हम करेंगे, लोगों ने बोला। पहला, ये इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को बोला गया कि अनप्रिंसिपल्ड है, ठीक है, इसका कोई बेसिस नहीं है। कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के चक्कर में इंडिया जो है एक्चुअली में जाके इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले अपना देश देख लो, फिर जो है पूरा दुनिया देख लेना। तो यही उन्होंने बोला कि इंडिया इज ऑफन रिफ्यूज टू टेक फॉर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इशूज़। तो आप वहाँ पे देख रहे थे, कई इंटरनेशनल इशूज़ में इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं किया, और बस ये था कि अपने इंडिया का एजेंडा को पूरा भी करना था। तो दोनों चीज़ें मिक्सअप करके चल रहे थे,
लेटर इन्होंने बोला सेकेंड, इट इज़ सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज इनकन्सिस्टेंट एंड टू कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स। ठीक है, इंडिया इनकन्सिस्टेंट थी और कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स ले रही थी। कैसे? कहते हैं सब लोगों को क्रिटिसाइज़ किया कि आप अलायंस को मत ज्वाइन करो, नाटो मत ज्वाइन करो, वॉर्सो मत ज्वाइन करो, सियाटो मत करो, सेंटो मत करो। इंडिया ने खुद जाके क्या कर लिया, अगस्त 1971 में यूएसएसआर के जाके फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। अगस्त में वैसे भी फ्रेंडशिप डे आता है, तो ये शायद फ्रेंडशिप डे पे ही हुआ होगा, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो इन्होंने साइन करा 20 साल के लिए, हम आपके साथ दोस्ती कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 20 साल के लिए। एंड इस लोगों ने क्या नोट किया, ऑब्जर्वर्स ने उनको ये बोला कि आपने जो है फॉर्मली जो है सोवियत सिस्टम के अलायंस को ज्वाइन कर लिया, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया ने इसके लिए रीज़न दिया कि 1971 की जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उस टाइम पे यूएस, चाइना, पाकिस्तान का एक्सेस था, तो इनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। तो मिलिट्री सपोर्ट लेने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए इन्होंने जो है यूएसएसआर के साथ अलाय कर लिया कि कल को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो यूएसएसआर कम से कम हमारे साथ खड़ा रहेगा। वही इन्होंने यहाँ पे बताया। इनफैक्ट इसको जस्टिफाई करते ये भी बोला कि इसकी वजह से आप ये मत सोचिए कि हमारा रिलेशनशिप यूएसए के साथ ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला हम यूएसएसआर के भी अच्छे दोस्त हैं, हम यूएसए के भी अच्छे दोस्त हैं। तो ये इन्होंने जस्टिफाई करते हुए बोला। तो दो क्रिटिसिज्म थे, अनप्रिंसिपल्ड बोला गया, कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर्स लिए गए, ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। ठीक है, सो कमिंग टू एन एंड, तो यहाँ पे अभी देखते हैं ये चौथा क्वेश्चन हमारा कवर हुआ है और लास्ट पैराग्राफ पे आप आते हैं तो पांचवा क्वेश्चन हमारा आता है। ये कहते हैं नॉन अलाइनमेंट एज अ स्ट्रैटेजी इवॉल्व इन द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट। ये तो हमें पता है, क्योंकि अगर देखो इमेजिन करो अगर कोल्ड वॉर नहीं होता तो नॉन अलाइनमेंट का तो कोई सीन ही नहीं होता, ना नाटो होती, ना वॉर्सो होती, कुछ भी नहीं आता। तो नॉन अलाइनमेंट क्यों आया? जस्ट बिकॉज कोल्ड वॉर हुई। तो एज वील सी चैप्टर 2 पे जब जाते हो, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है 1991 में। नॉन अलाइनमेंट, जो कि मैंने आपको पहले बात बोल दी थी, देखो यहाँ लिखी भी हुई है, इट इज़ एन इंटरनेशनल मूवमेंट एंड कोर ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी थी और इंटरनेशनल मूवमेंट भी था, बट कहते हैं इसका जो रेलेवेंस और इफेक्टिवनेस था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस ही ख़त्म होती जा रही है। इनफैक्ट नाम आज तक एग्जिस्ट करता है। रिसेंट में भी मीटिंग भी हुई है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने मीटिंग अटेंड करी थी। दाढ़ी बढ़ा के कबीर सिंह बने हुए हैं, बड़ी अच्छी दाढ़ी कर ली उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने मीटिंग भी अटेंड करी थी और नाम के बारे में बताया था, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स। इनफैक्ट अभी वो आसियान की भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, ऐसा सुनने में आया है। तो इसका कह रहे हैं कि नाम जो बना तब बना था, तो इस टाइम पे क्या है इसकी इफेक्टिवनेस और इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है। तो लोगों ने बोला कि हाँ ख़त्म हो गई है, बट कुछ चीज़ें कहते हैं, कुछ कोर आइडियाज़ थे जो आज भी इम्पोर्टेंटली काम कर रहे होते हैं इस अरीना में 2020 में। तो कहते हैं नॉन अलाइनमेंट कंटेन सम कोर वैल्यूज़ एंड एंड्यूरिंग आइडियाज़। अब ये क्वेश्चन आता है नॉन अलाइनमेंट में कोर वैल्यूज़ एंड्यूरिंग आइडियाज़ क्या आते हैं, 4 मार्कर। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आता है। पहला पॉइंट, it was based on a recognition that decolonized states share a historical affiliation and can become a powerful force if they come together। ठीक है, तो कहते हैं एक ऐसा रिकॉग्निशन था कि जितनी भी डीकॉलोनाइज स्टेट्स है, यानी अभी जो जिनको इंडिपेंडेंस मिला है, इनका एक हिस्टोरिकल एफिलिएशन है और ये पावरफुल फोर्स बन सकती है अगर सारे इकट्ठे आते हैं। इंडिया, अफ्रीका, ये वो जहाँ जहाँ लोग अलग होते हैं इकट्ठे हो जाएंगे तो पावरफुल फोर्स बन जाएंगे। और हिस्टोरिकल एफिलिएशन है तो अपने आप को खुद फॉलो करके चलो। फिर उन्होंने बोला सेकेंड पॉइंट, इट meant that the poor and often very small countries of the world need not become followers of any of the big powers, that they could pursue an independent foreign policy। अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट इंडिया का तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि भैया नॉन अलाइनमेंट बना ली गई और इंडिया उस रास्ते पे आगे चल रही थी, तो इन्होंने बोला आप लोग जो हो, जितने भी जो नए इंडिपेंडेंट हुए, आप अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हो। रादर देन आप नाटो, वॉर्सो या बड़ी कंट्रीज़ को फॉलो करो, आप अपनी पॉलिसी बनाओ, उसके बेसिस पे काम करो। ठीक है, ये चीज़ बोली गई। एंड थर्ड, इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रिजॉल्व टू डेमोक्रेटाइज द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इन्होंने बोला कि जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है उसको डेमोक्रेटिक करे, जैसे ऑब्वियसली यूएन ने ये काम किया था बाय थिंकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर आप जैसे ये चैप्टर पढ़ते हो, यहाँ पे चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर ही है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, उसके बारे में बताया गया ताकि एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ को हम लोग ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो ये जो कोर आइडियाज़ है दे रिमेन रेलिवेंट इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर इज एंडेड। तो दूसरा क्वेश्चन इसी का फॉर्म चेंज हो जाता है कि व्हाट आर द कोर आइडियाज़ रिमेन रेलिवेंट इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर इज एंडेड। तो ये जो मैंने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। बेस्ड ऑन रिकग्निशन, हिस्टोरिकल एफिलिएशन है,
बड़ी कंट्री के फॉलोअर्स मत बनो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चूज़ करो, डेमोक्रेटाइज करो इंटरनेशनल सिस्टम और इक्विटी के ऊपर काम करो ताकि एग्जिस्टेंस इनइक्वालिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हमने बताई। तो ये टॉपिक थोड़ा सा डीप था, तो मैंने वर्ड टू वर्ड और कॉन्टेक्चुअली इसको एक्सप्लेन कर दिया। 5 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 14 पे। इसमें LTBT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन सिटीज, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 के बारे में दिखाया हुआ है। LTBT NPT ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, थोड़ा बहुत आगे भी पढ़ने को मिलेगा और इनफैक्ट सेकंड बुक में भी आपको पढ़ने को मिलता है इसके बारे में, जो कि मैंने अभी चैप्टर फ़िलहाल नहीं कराया है क्योंकि कुछ श्योरिटी नहीं है कि क्या आ रहा है उसमें से। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। LTBT और NPT आप देखते हैं, और इनफैक्ट स्ट्रैटेजिक ये जो सॉल्ट 1 है, ये सारी 60s की ट्रीटी है। सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 ये 70s की है। ठीक है, तो ये 60s और 70s का डिफरेंस आपको याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपसे पूछ लेते हैं 60s की कौन सी ट्रीटी है। पीछे भी दिया हुआ है, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी के जस्ट ऊपर है, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, सिर्फ कलरफुल आउटलाइंस के अलावा कार्टून्स वार्टून्स इसमें है नहीं। पिक्चर्स मैंने आपको सारी मार्क करा दी है, मैप्स हैं वो सब आपको मार्क करना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता है। अब इनफैक्ट अगर किसी को डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया है, कहीं पे भी कुछ ग्लिच नज़र आ रहा है, तो अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए, वरना हम टाटा बाय बाय करेंगे। किसी का भी कोई डाउट है, दिल्ली से देख लो एक बार, तो लिखा आप भी देख लो। तुम्हारा तो तीसरी बार हो रहा है ना, तो लिखा है चौथी बार। शुरू में रिपीट किया था मैंने, याद नहीं है। क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लो, वरना हम कॉल ऑफ करेंगे। वी हैव सम टाइम। ठीक है, सो वी आर कॉलिंग इट ऑफ, तो हम इतना ही आज करते हैं। हाँ जी देखो नाइन्थ पेज पे जो कार्टून है एक्चुअली में अभी पीछे किसी की क्वेरी आई थी, उन्होंने मुझे सेपरेट भेजा था, आप लोगों का ही था। तो एक्चुअली ये बोर्ड में तो देखो कार्टून्स कवर हो नहीं रखे और इनफैक्ट इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है आपको थोड़ी बहुत। तो आप ये देख सकते हो कि ना पॉलिटिकल स्प्रिंग चाइना मेक्स ओवरट्यूज टू द USA एंड फूड फॉर थॉट नीचे दिया हुआ प्रेसिडेंट जॉनसन मोर ट्रबल्स ओवर वियतनाम। तो एक्चुअली में ना इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन इस बुक में नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो। अब ये देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ड्रॉन बाय वेल नोन इंडियन कार्टूनिस्ट कुट्टी। These two cartoons depict of Indian view on the Cold War. The first cartoon was drawn when the US entered into secret understanding with China, keeping the USSR in the dark. अब ये टॉपिक रेलिवेंट नहीं है क्योंकि आपको चैप्टर में कहीं भी USSR चाइना को कुछ नहीं बताया हुआ है, ना USA का बताया हुआ है। एंड फाइंड आउट मोर के बारे में बताया, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो आप इसके ऊपर प्लीज़ ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि कनेक्टिंग नहीं है। कोई भी कार्टून आएगा उसके लिए आप अंडरस्टैंड करना, आप थोड़ा सा सेंसिबल होके रैशनल होके आपको समझ आ जाएगा। कोई भी कार्टून जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो बुक से, आपके चैप्टर से, वो कार्टून कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा। अगर रेलिवेंसी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो नहीं कवर होगा। ठीक है, तो कहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट ये सब चीज़ें मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पे एस्पेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है, ठीक है, जितना भी टाइम आपके पास बच रहा है, पॉल साइंस के चैप्टर्स की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कहानी दिमाग में बैठेगी और उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, मेरे पीछे भी स्टूडेंट्स रहे, ऑन टिप्स होता था, कोई भी टॉपिक पूछो और फटाक से बता देते हैं। इट्स नॉट मैं कि कंपैरिजन मोड पे है, बट आप भी ये लोग सारे के सारे कर सकते हो बिकॉज सारी कहानी है। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप ज़रूर पूछिए। ठीक है जी, सो टाइमलाइन नहीं है, जो बताऊँगा वो वाला करूँगा। हाँ जी, सो थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे का चैप्टर हम लोग करेंगे। बाय, थैंक यू।